2018 का पैसेज 1। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदू कातर और संवेदनशीलता न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्वेश मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक पर उद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ख। साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। ग। प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। क। गद्यांश का भावार्थ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का भावार्थ। लेखक के अनुसार सच्चे अर्थों में साहित्य वह होता है जो मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास कर सकने में समर्थ हो। ऐसा साहित्य जो मनुष्य को प्रेरित न कर सके या उसे कुंठा एवं हीनता से बाहर न निकाल सके, उसे साहित्य नहीं मात्र वाक्जाल कहना चाहिए। लेखक के अनुसार यह एक कठिन समय है, जबकि समाज संकीर्ण मानसिकता एवं सांप्रदायिकता भेदभाव का शिकार है। दलगत स्वार्थ से मानवता को खंडित किया है। आज महज मनुष्य की दलगत भिन्नता ही उसे मजाक का पात्र बनाती है। ख। साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है हित सहित। साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है हित सहित। ऐसे समस्त विचार या संग्रह जो मानव मात्र के कल्याण के लिए हों, साहित्य कहलाते हैं। साहित्य मनुष्य में मानवीय गुणों का परिष्कार करके उसे स्वावलंबी बनाता है, उसके हृदय को संवेदनशील एवं उदार बनाता है तथा उसके आत्मिक गुणों का विकास करता है। साहित्य मनुष्य को संकीर्ण स्वार्थों से उबार कर उससे वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का विकास करता है। सच्चे अर्थों में साहित्य ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ग। प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो पहली पंक्ति है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को पदनु दुखताकातर और संवेदनशीलता न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। इसकी व्याख्या है, लेखक के अनुसार साहित्य का परम उद्देश्य मानव में मानवीय गुणों का विकास करना है। साहित्य से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है, पर कुंठा एवं हीनता से मुक्त होकर स्वावलंबी बनता है। साहित्य से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। साहित्य से मनुष्य में सहनशीलता, संवेदना, परस्पर सुख दुख के भावों के समझ का विकास होता है। यदि कोई साहित्य अपने उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल है, तो वह साहित्य नहीं हो सकता। ऐसी दशा में उसे वाक्जाल कहना ही बेहतर है। दूसरा रेखांकित शब्द है, आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्वेश मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। इसकी व्याख्या है गद्यांश के अनुसार आज समाज में सर्वथा स्वार्थ व्याप्त है। स्वार्थ ने मनुष्य के विवेक को नष्ट कर दिया है और इसी विवेकहीनता ने समाज को भिन्न भिन्न समुदायों एवं दलों में विभक्त कर दिया है। इसी स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य मात्र
अपने ही जाति धर्म के हित में सोचता है, वह मानव मात्र के कल्याण के लिए सोच ही नहीं पाता। तीसरा रेखांकित शब्द है दुनिया। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। इसका व्याख्या है आत्म मुग्धता स्वार्थ को जन्म देती है। स्वार्थ संकीर्णता को और संकीर्ण स्वार्थ समाज को खंडित करता है तथा मनुष्य में भेद पैदा करता है। भेद ही समाज को भिन्न भिन्न दलों में विभक्त करता है। दूसरा पैसेज है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमंत्रित करना है। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश से सुरक्षा है, तथापि बिना जोखिम लिए आगे नहीं बढ़ा जाता। नियमों की स्थिरता तो विज्ञान में है और स्फूर्तिमय जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलित मार्ग खोजना है। जीवन के संतुलनों में नए और पुराने का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ हमको भी गतिशील होना पड़ेगा, किंतु आंखें मूंद कर अंधकार की खाई में कूदना सूरता नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है, किंतु आंखें खोलकर। नवीन के लिए हम अपने मन मंदिर का द्वार सदा खुला रखें, पूर्वाग्रहों से काम न लें, उसके पक्ष और विपक्ष की युक्तियों को न्याय की तुला में तौलें, एक सीमा के भीतर नए प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दें, किंतु केवल नवीनता के प्रमाण पत्र मात्र से संतुष्ट न हो जाएं। जिस तर्क बुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन में लगाते हैं, उसी निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगावें, किंतु नवीन को भूत की भांति भय का कारण न बनावें। क प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। ख प्राचीन और नवीन में संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। ग प्रस्तुत गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। क गद्यांश का शीर्षक संतुलन का महत्व अथवा परिवर्तन एवं संतुलन। या तो इसका दो गद्यांश के शीर्षक हैं। पहला है संतुलन का महत्व अथवा या तो परिवर्तन एवं संतुलन। परिवर्तन एवं संतुलन। ख प्राचीन और नवीन में संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। ख का आंसर है सतत परिवर्तनशीलता ही शाश्वत सत्य है। सतत परिवर्तनशीलता ही शाश्वत सत्य है। परिवर्तन नवीनता को जन्म देता है। परिवर्तन नवीनता को जन्म देता है। यह नवीनता काल के गर्त में समाहित होकर प्राचीनता में परिवर्तित होती रहती है। प्राचीनता हमें हमारे मूल एवं आधार से जोड़े रखती है और वहीं नवीनता भविष्य की ओर देखने को बाध्य करती है। नवीनता भविष्य की ओर देखने को बाध्य करती है। भविष्योन्मुख दृष्टि प्रगति का परिचायक है। इस तरह दोनों के मध्य संतुलन हमें अपने मूल से जुड़े हुए भी प्रगति करने के अवसर प्रदान करता है, परंतु पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास जो क्रमशः प्राचीनता एवं नवीनता से उपजते इस संतुलन के उद्देश्य को नष्ट न कर दें, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश का संक्षेपण। परिवर्तन से बचने के प्रयत्न में हम दुर्गति को आमंत्रित करते हैं। स्थिरता में सुरक्षा एवं जोखिम दोनों निहित है। स्थिरता एवं गतिशीलता में संतुलन बनाने के लिए हमें विज्ञान के नियमों तथा साहित्य के स्फूर्तिमय जीवन में संतुलन बनाना पड़ेगा। विरुद्धों का संतुलन ही जीवन है। प्राचीन व नवीन के मध्य संतुलन भी इसका एक उदाहरण है, परंतु इस संबंध में हमें पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास का परित्याग करना चाहिए। प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन की ही भांति नवीन प्रयोग में भी तर्कशीलता का परिचय देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। ख स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव
स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया हो। अधिसूचना की परिभाषा। जब प्रथम व द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, तैनाती अथवा अवकाश स्वीकृति आदि से संबंधित सरकारी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के स्तर से जारी राज्यपाल के स्तर से जारी की गई मानी जाती है, अतः इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। अधिसूचना की आवश्यकता। अधिसूचना की विशेषताएं। अधिसूचना का विधिक महत्व है। यह उन विषयों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें शासन नीतिगत मुद्दा सम्मिलित होता है। अधिसूचना शासकीय विषयों का सबसे प्रभावित दस्तावेज माना जाता है। अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। यह किसी विभाग के संबंध में सरकारी सूचना होती है। कभी कभी यह आम जनता से संबंधित होती है। अधिसूचना में पृष्ठांकन अनिवार्य होता है। सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन की एक प्रति भेज दी जाती है। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सरकार के निर्णय की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जनसाधारण को भी हो जाए। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सरकार के निर्णय की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जनसाधारण को भी हो जाए। अधिसूचना का प्रारूप। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपत्र के भाग 1 खंड 3 में प्रकाशनार्थ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार संख्या 125-E-1-2020 प्रयागराज दिनांक 20 मई 2020। अधिसूचना। उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने राज्य के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष को विस्तार देते हुए 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2020 में लागू मानी जाएगी। हस्ताक्षर अ.ब.स. मुख्य सचिव पूर्णविराम संख्या 125/E/1/2020 तद दिनांकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पहला, अनुसचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश पूर्णविराम। दूसरा, कोषाधिकारी शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश पूर्णविराम। आज्ञा से अ.ब.स. मुख्य सचिव पूर्णविराम। अर्ध सरकारी पत्र समान स्तर के अधिकारियों के मध्य सरकारी कामकाज से लिखे गए पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इस पत्र का स्वरूप अनौपचारिक होता है। यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। अर्ध सरकारी पत्र संख्या 210/E1 स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 10 मई 2020। क ख ग सचिव प्रिय श्री अ.ब.स. इसमें विषय नहीं लिखा जाता। मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है, जिस कारण से हजारों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले माह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि
आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर सहायता राशि स्वीकृति कराने की कृपा करें ताकि समय रहते बच्चों को इस समस्या से निजात दिलाया जा सके। ससम्मान भवनिष्ठ क ख ग श्री अ.ब.स. सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। अब मुहावरों का प्रयोग देखेंगे। नकार खाने में तूती की आवाज़। नकार खाने में तूती की आवाज़। बड़े लोगों के बीच छोटों की बातों को कौन सुनता है। वाक्य में प्रयोग। उन बड़े बुजुर्गों एवं बुद्धिजीवियों के बीच श्यामलाल का सुझाव नकार खाने में तूती की आवाज़ की भांति अनसुनी कर दी गई। मक्खी मारना फालतू बैठे रहना या बेकार के काम करते रहना। प्रयोग। सरकारी कानून के कारण बेचारे का काम धंधा चौपट हो गया है, अब बैठा मक्खी मार रहा है। तिल का ताड़ बनाना बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रयोग। वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं को प्रशासकीय अधिकारी उसकी सफलता की जनता के सामने तिल का ताड़ बनाकर प्रदर्शित करते हैं। सिर आंखों पर बैठाना बहुत आदर सत्कार करना। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब भारतीय जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। हवा का रंग देखना स्थिति देखकर काम करना। उसकी सफलता का राज यह है कि वह कोई भी काम हवा का रंग देखकर करता है। ढाक के 3 पात सदा एक ही दशा में रहना। उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण उसकी स्थिति ढाक के 3 पात है। गुरु कीजिए काम के, पानी पीजिए छान के। बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मोहन के जीवन का एक ही सिद्धांत है, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अखारत जाए। जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जन्म ही बेकार या निरर्थक है। यह धाद की कहावत है। धाद कृषि पंडित एवं व्यवहारिक पुरुष थे जिन्होंने जीविका के रूप में खेती को सर्वाधिक महत्व दिया और इस संबंध में इनका अन्य कथन दृष्टव्य है। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। रमेश के पास 5 बीघे जमीन होते हुए भी वह पैसों के लिए परदेश जाकर कप प्लेट धो रहा है, उसका जीवन निरर्थक या बेकार है। फूहड़ चाले नौ घर हाले। गवारों का कृत्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। गवारों का कृत्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। रत्नेश की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना ही रही है, साथ ही उसके पास पड़ोस के लोगों को भी बीमार कर रही है। इसे ही कहते हैं फूहड़ चाले नौ घर हाले। अपनी करनी पार उतरनी। अपना किया काम ही फलदायक होता है। जीवन में सफल होने के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। 2017 का जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसका पहला पैसेज। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा मनुष्य की सामाजिक और अर्जित संपत्ति है। भाषा मनुष्य की सामाजिक और अर्जित संपत्ति है जिसे हम अपने मन के भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं। वस्तुतः यह मन के भाव प्रकट करने का ढंग या प्रकार मात्र है। अपने परम प्रचलित या सीमित अर्थ में भाषा के अंतर्गत वे तत्सम शब्द भी आते हैं जो हम प्रयोग करते हैं और उन शब्दों के वे तद्भव रूप भी आते हैं जो हम सरलार्थ रूप में लगाते हैं। हमारे मन में समय समय पर विचार, भाव, इच्छाएं, अनुभूतियाँ आदि उत्पन्न होती हैं। वहीं हम अपनी भाषा के द्वारा चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे किसी संकेत से दूसरों पर प्रकट करते हैं। कभी कभी हम अपने मुख की कुछ विशेष प्रकार की आकृति बनाकर या भाव भंगी से भी अपने विचार और भाव एक सीमा तक प्रकट करते हैं, पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार हमारे विचार प्रकट करने में उतने अधिक सहायक नहीं होते जितनी बोली जाने वाली भाषा होती है। यह ठीक है कि कुछ चरम अवस्थाओं में मन का कोई विशेष भाव किसी अवसर पर मूक रहकर या फिर कुछ विशिष्ट मुद्राओं से प्रकट किया जाता है, इसलिए मूक अभिनय भी अभिनय का एक उत्कृष्ट प्रकार माना जाता है।
पर साधारणतः मन के भाव प्रकट करने का सबसे अच्छा, सुगम और सब लोगों के लिए सुलभ उपाय भाषा ही है। क प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ख भाव अभिव्यक्ति के साधन के रूप में भाषा को उपयुक्त अवतरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। क गद्यांश का भावार्थ, जो पहला था प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, उसका आंसर है गद्यांश का भावार्थ विचार, भाव, इच्छाएं, अनुभूतियों आदि को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। भाषा मनुष्य द्वारा समाज से अर्जित की जाती है, अतः इसे अर्जित संपत्ति भी कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। हिंदी में तत्सम, तद्भव शब्द के दो रूप प्राय पाए जाते हैं। तत्सम प्रचलित व सीमित अर्थ वाले शब्द को तथा सरलार्थ को प्रकट करने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। सरलार्थ को प्रकट करने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। भाषा के मूलतः तीन रूप प्रचलित हैं। मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। विचारों को बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा, लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाती है। विचारों को बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा, लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाती है। इसी प्रकार विभिन्न संकेतों एवं भाव भंगिमाओं के माध्यम से विचार या भाव प्रकट करना सांकेतिक भाषा का रूप है। मौन भी भाषा का एक प्रकार कहा जाता है, क्योंकि कुछ भाव हम मौन रहकर भी व्यक्त करते हैं। भाषा की इसी विशेषता के आधार पर मूक अभिनय किया जाता है, जो कि एक प्रभावशाली अभिनय माना जाता है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि भाषा का अंतिम उद्देश्य भाव को व्यक्त करना है। ख क्या था क्वेश्चन? भाव अभिव्यक्ति के साधन के रूप में भाषा को उपयुक्त अवतरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भाषा एक मात्र साधन है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अन्यथा पशु एवं मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। यह भाषाई क्षमता मनुष्य अपने समाज से अर्जित करता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसका अनुकरण करके अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है तथा दूसरों द्वारा प्रेषित विचारों एवं भावों को समझता है। यह क्षमता पशुओं में नहीं होती। भाषा के विविध रूप हो सकते हैं, परंतु सभी का एकमात्र उद्देश्य भावाभिव्यक्ति ही है। कभी बोलकर, कभी लिखकर, कभी विशिष्ट भाव भंगिमाओं द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करते हैं और प्रेषित विचारों को ग्रहण करते हैं। उक्त सभी भाषा के विविध रूप हैं। ग था जो पूछा था कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। तो पहली रेखांकित पंक्ति है, भाषा मनुष्य की सामाजिक और अर्जित संपत्ति है। भाषा मनुष्य की सामाजिक और अर्जित संपत्ति है, जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं। तो इसका है पहले व्याख्या। भाषा सामाजिक संपत्ति है, अर्थात भाषा का प्रयोग व्यक्ति समाज में करता है, अकेले भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। समाज में व्यवहार के आधार पर भाषा के एक एक कौशल का अर्जन किया जाता है, अतः हम भाषा को अर्जित संपत्ति भी कह सकते हैं। इस प्रकार विचार विनिमय प्रक्रिया पूर्णतः भाषा पर ही आधारित है। दूसरी रेखांकित है, भाषा के अंतर्गत वे तत्सम शब्द भी आते हैं जो हम प्रयोग करते हैं, और उन शब्दों के वे तद्भव रूप भी आते हैं जो हम सरलार्थ रूप में लगाते हैं। व्याख्या। प्रायः भाषा में प्रचलित वे शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनका सीमित एवं प्रचलित अर्थ होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। कुछ मौलिक शब्दों में हम क्षेत्रीयता एवं ध्वनिगत विशेषताओं के प्रभाव के आधार पर परिवर्तन कर लेते हैं, और यह परिवर्तन हमारी सुविधा के अनुसार होता है, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। प्रायः तद्भव शब्दों को हम अपने अनुसार सरल अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। तीसरी रेखांकित लाइन है, भाव प्रकट करने के यह सब प्रकार हमारे विचार प्रकट करने में उतने अधिक सहायक नहीं होते जितनी बोली जाने वाली भाषा होती है। व्याख्या। भाव प्रकट करने के विविध माध्यम हैं।
भाव प्रकट करने के विविध माध्यम हैं, या कह सकते हैं कि भाषा के विविध रूप हैं। लिखना, बोलना, संकेत इत्यादि। भाषा के इन सभी प्रकारों में बोलकर भाव को व्यक्त करना सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि मौखिक भाषा के माध्यम से विचार व्यक्त करते समय आंशिक रूप से मौद्रिक एवं सांकेतिक भाषा की भी सहायता ली जाती है। चौथा जो रेखांकित सेंटेंस है, इसलिए मूक अभिनय भी अभिनय का एक उत्कृष्ट प्रकार माना जाता है, पर साधारणतः मन के भाव प्रकट करने का सबसे अच्छा, सुगम और सब लोगों के लिए सुलभ उपाय भाषा ही है। इसकी व्याख्या है, मानव मन में विविध भाव निहित रहते हैं। विविध विधियों से इनका प्रकाशन किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में मौन भी भाव प्रेषण में सहायक होता है। यही कारण है कि अभिनय का एक उत्कृष्ट प्रकार मूक अभिनय भी है। मूक अभिनय अन्य की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, क्योंकि यह देश, काल एवं भाषा से परे होता है, परंतु कभी कभी संकेतों एवं मुद्राओं का समुचित संदर्भ में प्रयोग न होने से अर्थ बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में भाषिक ध्वनियों के माध्यम से भाव का अभिव्यक्तिकरण सहज, सुलभ और सुगम माना जाता है। दूसरा गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। मनुष्य के चिंतन और गतिशीलता में हृदय, मन और मस्तिष्क की विशेष भूमिका होती है। मनुष्य के चिंतन और गतिशीलता में हृदय, मन और मस्तिष्क की विशेष भूमिका होती है। मानव मन कुदरत की एक अनोखी देन है। सोचने विचारने की शक्ति को अपनी पूंजी मानकर चलें, भले ही जिंदगी में कैसे भी उतार चढ़ाव क्यों न आए, चिंतन की ही प्रगति है। चिंतन से रहित होना किसी व्यक्ति, संस्था और देश के लिए विनाशकारी होता है। चिंतन या विचार से जीवन में सक्रियता आती है। बिना सक्रियता वाला ज्ञान बेकार और बेईमानी है। ज्ञान के साथ सक्रियता भी हो तो खुशहाली आती है। इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान के दिमाग में सृजनशीलता के बीज मौजूद होते हैं, किंतु उन्हें अंकुरित और अभिव्यक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प से प्रयास करना पड़ता है। प्रत्येक इंसान सृजनशील है। हर मन में जिज्ञासा होती है और हमें चाहिए कि जब कोई बच्चा प्रश्न करे तो हम उसकी जिज्ञासा को शांत कर उसका ज्ञानवर्धन करें। शिक्षक और माता पिता की यह बुनियादी जिम्मेदारी है। यदि बचपन में ही ऐसा किया जाए तो सृजनशीलता पोषित होगी और बच्चों का बौद्धिक विकास होगा। सृजनशीलता मान चिंतन का आधार है। चाहे कितनी ही गति और स्मृति देने वाले कंप्यूटर विकसित हो जाएं, मानव चिंतन का स्थान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। क, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ख, ज्ञान के साथ सक्रियता क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। ग, प्रस्तुत गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। क, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है चिंतन एवं सृजनशीलता। ख था जो ज्ञान के साथ सक्रियता क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। ज्ञान के साथ सक्रियता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि सक्रियता से युक्त ज्ञान सृजनशीलता को पोषित करता है और यही सृजनशीलता मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करती है। मनुष्य की चिंतन क्षमता का आधार सृजनशीलता है। सृजनशीलता जितनी अधिक होगी, मानव चिंतन एवं बौद्धिक विकास उतना ही अधिक होगा। सक्रियता रहित ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं होता। इससे ज्ञान में निरंतर ह्रास होता चला जाता है। ग था जो प्रस्तुत गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। चिंतन एवं गतिशीलता मानव मन, हृदय एवं मस्तिष्क की क्रियात्मक विशेषताएं हैं। चिंतन एवं गतिशीलता मानव मन, हृदय एवं मस्तिष्क की क्रियात्मक विशेषताएं हैं। उतार चढ़ाव मानव जीवन के स्वाभाविक अंग हैं। स्थायी वस्तु कुदरत द्वारा प्रदत्त मन की चिंतन शक्ति है। चिंतन ही प्रगति का साधन है और चिंतनहीनता विनाश का। चिंतन
सक्रियता लाता है तो ज्ञान की उपयोगिता को सिद्ध करता है, जिससे खुशहाली आती है। इंसान के मस्तिष्क में सृजनशीलता के बीज होते हैं, जिसे दृढ़ संकल्प युक्त प्रयास अंकुरित करते हैं। सृजनशीलता मानव की प्रवृत्ति है और जिज्ञासा उसका लक्षण। अतः बच्चों की जिज्ञासा शांत करते हुए शिक्षक और माता पिता को उनका ज्ञानवर्धन करना चाहिए। बाल्यकाल में किया गया यह कार्य सृजनशीलता के पोषण एवं बौद्धिक विकास में सहायक होता है। चिंतन का स्थान सदा ही सर्वोपरि रहेगा, भले ही कंप्यूटर जैसी मशीनों का विकास हो जाए, क्योंकि सृजनशीलता मानव चिंतन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजने हेतु एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने को कहा गया हो। इसका आंसर है शासकीय पत्र संख्या E/25/2017 नई दिल्ली दिनांक डैश प्रेषक संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार पूर्ण विराम सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश विषय उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों के संबंध में पूर्ण विराम महोदय मुझे आपका ध्यान इस मंत्रालय के डैश सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डैश दिनांक डैश की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने हेतु कहा गया है। दूसरा, निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन सूचनाएं संबंधित मंत्रालय को शीघ्र भेजें पूर्ण विराम भवदीय संयुक्त सचिव भारत सरकार उपयुक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। पहला, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। दूसरा, सचिव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एवं सड़क राजमार्ग मंत्रालय। ख है सरकारी एवं और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करना है, फिर अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण देना है। शासकीय तथा अर्धशासकीय पत्र में अंतर। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। पहला, शासकीय या सरकारी पत्र वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों इत्यादि हेतु पत्र व्यवहार किया जाता है। अर्धशासकीय या अर्धशासकीय पत्र वह आलेखन प्रारूप होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहार के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है। दूसरा, इसकी भाषा सदैव संक्षिप्त, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक होती है, जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता। इस पत्र की भाषा सदैव मैत्री व आत्मीय भाव में लिखी जाती है। तीसरा, इसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तीसरा, यह पत्र एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। तो जो अर्धशासकीय पत्र हैं, यह पत्र एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। चौथा, इस पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है। चौथा, व्यक्तिगत होने के कारण इस पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। पाँचवां, इस पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है तथा समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता। इस पत्र का संबोधन अनौपचारिक शब्दावली प्रिय श्री महोदय के साथ होता है तथा पत्र का समापन सदैव आदर सूचक शब्दों के साथ होता है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग देखेंगे। पहला है
कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग, अचानक जंगल में शेर को सामने देखकर वैभव का कलेजा मुंह को आ गया। दिन में तारे दिखाई देना, दुख की प्रबलता के कारण बुद्धि का ठिकाने न रहना। जून की गर्मी, राजस्थान के मरुस्थल में भूख प्यास से व्याकुल भटकते हुए रमेश को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा असमंजस में होना। परीक्षा के समय तैयारी को लेकर सभी लड़कों की गति सांप छछूंदर जैसी गति हो जाती है। ढाक के वह 3 पात, सदा एक सा रहना। यह आदमी तरक्की करने वाला नहीं है। जब मैंने देखा इसे वही ढाक के 3 पात पाया। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास किए कोई बड़ा चीज़ पा लेना। पढ़ाई में कमज़ोर रहने वाले रजनीश की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। यह तो वही बात हुई, अंधे के हाथ बटेर लगना। यह मुंह और मूसर की दाल, सामर्थ्य से अधिक कामना करना। सुरेश बेरोजगार है पर उसकी इच्छा कार लेने की है। इस पर यह उक्ति चरितार्थ होती है कि यह मुंह और मूसर की दाल है। हारे को हरि नाम अंतिम सहारा। वृद्धावस्था में जब विपिन ने अपने पिता को बेसहारा छोड़ दिया तो उसके पिता के लिए वृद्धाश्रम ही हारे को हरि नाम है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान का बड़बोलापन। जब कोई कम जानकार अधिक बकवास करता है तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। जो वस्तु कम में आए वही अच्छी। हमेशा बिजली की रोशनी में पढ़ाई करने वाला मोहन परीक्षा के दिनों में बिजली कटौती होने के कारण 6-6 घंटे दीपक की रोशनी में पढ़ाई की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इसे ही कहते हैं बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, सदैव एक सा रहना। वाक्य प्रयोग, पत्नी ने कहा कि तुम्हारे साथ शहर आने पर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश। 2017 का निरस्त पाला पेपर। पहला पैराग्राफ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय मनीषा ने कला, भारतीय मनीषा को कि भारतीय भाषा होगा, भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन, साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी हैं। परंतु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर नहीं है और सबका मुख भी एक ही ओर नहीं है। जल्दी में कोई फल पा लेने की आशा से अटकलमपच्चू सिद्धांत कायम कर लेना और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाना अभिनिष्ट सिद्ध में सब समय सहायक नहीं होगा। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की एकता ही इन विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है। परंतु इतना निश्चित है कि जब हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितनी भी व्यापक शुभेच्छा के साथ क्यों न आरंभ किया जाए वह फलदायक नहीं होता। बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता को या हिंदू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगते हैं। वस्तुतः हिंदू मुस्लिम एकता भी साधन है, साध्य नहीं। साध्य है पशु सामान्य स्वार्थी धरातल से ऊपर उठकर मनुष्यता के आसन पर बैठे। पहला क्वेश्चन, क समूची जनता को समान धरातल पर खड़ा करना किस प्रकार संभव है। ख प्रमुख रेखांकित अंश का क्या आशय है। ग द्वितीय रेखांकित अंश का विशदीकरण कीजिए। घ हिंदू मुस्लिम एकता को लेखक ने साध्य न कहकर साधन क्यों कहा है। क जो पूछा है, समूची जनता को समान धरातल पर खड़ा करना किस प्रकार संभव है। एक देश का निर्माण विविध धर्म एवं संस्कृति को मानने वाले लोगों को मिलाकर होता है। प्रत्येक धर्म का अपना निश्चित लक्ष्य होता है। यह धर्म एवं संस्कृति देश विशेष की जनता में रक्त की भांति संचरित होती है। कला, धर्म, दर्शन और साहित्य कुछ ऐसे ही माध्यम हैं जो किसी देश की विचारधारा को प्रकाशित
करने के सबसे सटीक साधन है। सभी धर्मों, जातियों एवं देश से भी ऊंचा रिश्ता मानवता का होता है। हम किसी भी धर्म के अनुयायी बाद में हैं, उससे पहले एक इंसान है। इसी इंसानियत ने कभी महात्मा बुद्ध, कभी महात्मा गांधी, कभी लेनिन तो कभी कार्ल मार्क्स पैदा किए हैं। प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य होता है कि वह सर्वप्रथम मानवता के रिश्ते को निभाए। भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। ऐसी दशा में समूची जनता को इसी मानवता के आधार पर समान धरातल पर खड़ा किया जाना संभव है। जो क्वेश्चन था, प्रथम रेखांकित अंश का आंसर। तो पहला अटकल पंचु सिद्धांत कायम कर लेना। अटक पंचु सिद्धांत कायम करना ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। जिस प्रकार अंधेरे में चलाए गए तीर का लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित नहीं है, ठीक उसी प्रकार अनुमान के आधार पर किए गए कार्य की सिद्धि भी निश्चित नहीं है। यह अनुमान की प्रवृत्ति प्राय उन लोगों में देखने को मिलती है जो अतिशीघ्र फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश का विशदीकरण कीजिए। तो द्वितीय रेखांकित है, पशु सामान्य स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्यता के आसन पर बैठाना। लक्ष्य प्राप्ति एवं स्वार्थ सिद्धि में मानव इतना लिप्त हो गया है कि उसे उचित अनुचित के मध्य अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता। धार्मिक दृष्टि से मानव में इतनी कट्टरता है कि सब अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में मानवता को भूलते चले जा रहे हैं, जबकि प्रत्येक धर्म का लक्ष्य ही मानवता को कायम करना है। धर्म के ठेकेदार यह भूल गए हैं कि धर्म नहीं बल्कि मानवता साध्य है। धर्म तो इसी मानवता को प्राप्त करने का साधन मात्र है। जो है, हिंदू मुस्लिम एकता को लेखक ने साध्य न कहकर साधन क्यों कहा है? मानवता एक व्यापक शब्द है जिसमें मानव के प्रति निस्वार्थ प्रेम लक्षित होता है। उसका प्रेम किसी धर्म, जाति, समुदाय, देश, लिंग इत्यादि का मोहताज नहीं। पता नहीं क्या लिखा। तो मानवता की प्राप्ति में एक छोटे से साधन की भांति है। मानवता उस विशाल वृक्ष की भांति है जिसके पुष्पन पल्लवन के लिए जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मृदा एवं विभिन्न पोषक तत्व आवश्यक हैं। मात्र एक से इस वृक्ष का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास भी इस मानवता के वृक्ष के पोषक में एकमात्र तत्व की भांति है, संपूर्ण विकसित वृक्ष नहीं। अतः लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को साध्य न मानकर साधन कहा है। हिंदू मुस्लिम एकता को साध्य न कहकर साधन मात्र कहा है। दूसरा पैसेज है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। श्रम से उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं। जो लोग श्रम नहीं करते, आलसी बने पड़े रहते हैं, उनका तो भोजन भी नहीं पचता और उनके शरीर को अनेकों व्याधियां घेरे रहती हैं। शारीरिक श्रम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शारीरिक श्रम करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं। शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम करने वालों का ही बौद्धिक विकास होता है। यह सहज ही ग्रहण कर लेता है। यह पता नहीं क्या लिखा है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी घबराता नहीं है, बल्कि साहस से उनका सामना कर लेता है। वह हर एक समस्या का आसानी से समाधान कर लेता है। मानसिक श्रम के महत्व को समझकर हमारे ऋषि मुनि चिंतन में लीन रहते थे और उसके लिए लोगों को उत्साहित करते थे। हमारा उपनिषद साहित्य हमारे मानसिक श्रम का ही परिणाम है। ऊपर लिखित गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ऊपर लिखित गद्यांश के आधार पर श्रम का महत्व स्पष्ट कीजिए। ऊपर लिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो का आंसर है गद्यांश का शीर्षक शारीरिक एवं मानसिक श्रम का महत्व। शारीरिक एवं मानसिक श्रम का महत्व। जो ऊपर लिखित गद्यांश के आधार पर श्रम का महत्व स्पष्ट कीजिए।
विषम परिस्थितियों के निराकरण हेतु किए गए प्रयास जो निकट या दूरवर्ती भविष्य सुखद बनाने का कार्य करते हैं श्रम कहलाते हैं। श्रम शारीरिक या मानसिक दो प्रकार का होता है। श्रम के बिना जीवन में न तो सुख है न संतोष। शारीरिक श्रम से स्वास्थ्य एवं धन लाभ होता है तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। इसी तरह मानसिक श्रम मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ विषम एवं दूरह परिस्थितियों से निकलने का रास्ता सुझाता है। वेद, उपनिषद एवं अन्य महत्वपूर्ण साहित्य इसी मानसिक श्रम के परिणाम हैं। ग आंसर जो है ऊपर लिखित गद्यांश का संक्षेपण करना है। शारीरिक श्रम संतोषप्रद, स्वास्थ्यप्रद एवं शक्तिवर्धक होता है। शारीरिक श्रम के अभाव में प्राय भोजन भी नहीं पचता एवं शरीर रोगी हो जाता है। दीर्घ जीवन एवं अन्य लाभ हेतु शारीरिक श्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक श्रम मिलकर बौद्धिक विकास करते हैं, जो गंभीरतम तथ्य को सहजता से ग्रहण करती है। समस्या समाधान एवं साहस के साथ विषम परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बुद्धि में होती है। मानसिक श्रम के महत्व को जानने वाले हमारे ऋषि मुनि स्वयं चिंतन में लीन रहते थे एवं अन्य को भी इसके लिए उत्साहित करते थे तथा उपनिषद आदि इसी मानसिक श्रम का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? दो उदाहरण समझाइए। ख, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। क, अर्ध सरकारी पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किए जाते हैं। ये पत्र प्रायः संबंधित कार्यालयों से कार्य आदि के अथवा किसी अन्य कारणों से सही समय पर मांगी गई वांछित सूचना न मिलने और कार्यालय की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर प्राप्त न होने की दशा में भेजे जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी कार्य संपादन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। इस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के भी विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। ख, जो पूछा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 11/0001। संख्या, दिनांक, अधिसूचना। आज्ञा से हस्ताक्षर क, ख, ग, सचिव। मुहावरों का प्रयोग। गोटी बैठाना, युक्ति सफल होना। जनार्दन सिंह ने ब्लॉक में साथियों के साथ ऐसी गोटी बिठाई कि वे ब्लॉक प्रमुख बन गए। घाट घाट का पानी पीना, अत्यधिक अनुभव प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग। मुझे किसी मामले में कम मत आको, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। इस काम में उसे इतनी मुसीबत उठानी पड़ी कि छठी का दूध याद आ गया। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। वाक्य प्रयोग। साथी की सफलता से मोहन की छाती पर सांप लौटने लगा है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अपनी मित्रों की छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ करना सही नहीं होता। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। शादी में स्कूटर न मिलने पर वर पक्ष ने कन्या पक्ष की पगड़ी उछाली। सांप सूंघ जाना, एकदम गुपचुप हो जाना। वाक्य प्रयोग। मेरे प्रश्नों को सुनकर सबको सांप सूंघ गया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मेढकी को जुकाम होना, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। रमेश के पास 4 कार्यकर्ता भी न होंगे, लेकिन रैली, धरना, प्रदर्शन आदि करवाने की उसकी खोखली बातें उसी प्रकार हैं जैसे मेढकी को जुकाम होना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थिति। वाक्य प्रयोग। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को
को आधा तीतर आधा बटेर सिद्ध किया है। नकार खाने में तूती की आवाज़। नकार खाने में बड़ों के बीच में छोटों की सुनवाई न होना। वाक्य प्रयोग। उन बड़े बुजुर्गों एवं बुद्धिजीवियों के बीच श्याम लाल का सुझाव नकार खाने में तूती की भांति अनसुनी कर दी गई है। बड़े बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों के बीच श्यामलाल का सुझाव नकार खाने में तूती की आवाज़ की भांति अनसुनी कर दी गई है। 2016 का पैसेज नंबर 1। 2016 का पैसेज 1। साहित्यकार अपने लेखन के माध्यम से मूल्यों का चित्रण कर सकता है, उसकी पक्षधरता कर सकता है, किंतु यह उसके वश में नहीं है कि वह मूल्यों को हर आदमी में जगाता फिरे। मूल्यों को जीवन और समाज में चरितार्थ करना किसी रचनाकार के बस की बात नहीं है। यह काम तो कोई गांधी ही कर सकता था या कोई बड़ा समाज सुधारक कर सकता है। सच्चा साहित्यकार समय के सत्य की गहरी पहचान करता है। मानव जीवन के प्रति गहरी आस्था उसके सर्जकी जीवन का आधार है। साहित्यकार साहित्य में मानवीय संवेदना को अधिक समृद्ध और जीवन दृष्टि को अधिक मानवीय बनाने वाला सांस्कृतिक प्रयत्न करता है। वह मनुष्य की खोई हुई मनुष्यता का गहरी तलाश और वापसी की आकांक्षा करता है। पर कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो समाज में व्याप्त तमाम विकृति और जलालत भरी स्थितियों को यथार्थ मानकर उन्हें अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं और बिना किसी निदान के उसे छोड़ देते हैं। ऐसे रचनाकारों ने समाज के ऊपरी स्तर पर जो कुछ देखा उसे ही जीवन का यथार्थ मान लिया। जिस प्रकार मीडिया और अखबार करते हैं, उनके पास जीवन मूल्यों तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। मीडिया आज समाज में जो प्रस्तुत कर रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि सारा समाज भ्रष्ट और मूल्यहीन हो गया है। मूल्यहीनता चतुर्दिक शूरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है। घटिया लेखक यथार्थ के आवेश में समाज के ऊपरी स्तर पर फैली मूल्यहीन मान्यताओं और नैतिक पतन से भी भरी हुई जिंदगी का चित्रण करके समझता है कि उसे जग जीत लिया है। पर अच्छे साहित्यकार यह मानते हैं कि जो आँखों से दिखाई पड़ता है वही सच्चा यथार्थ और अंतिम सत्य नहीं है। उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। साहित्य में जीवन मूल्यों की अवधारणा और प्रस्तुति को उपयुक्त अवतरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। गद्यांश का भावार्थ। एक साहित्यकार के लिए यह सर्वथा संभव नहीं कि वह प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों को जागृत कर सके। यह पुनीत कार्य तो किसी महामानव जैसे महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय के वश की ही बात है। निश्चय ही एक सच्चे साहित्यकार में मानव जीवन की विभिन्न पहलुओं का समावेश होता है। उनके लेखन में मानवता की खोज का प्रयास होता है। समाज में कतिपय ऐसे साहित्यकार भी हैं जो सामाजिक कुरीतियों को सत्य मानकर अपने लेखन में उसको स्थान देते हैं। जहाँ तक वर्तमान में संचार माध्यमों का प्रश्न है, उनके अनुसार आज के समाज में अव्यवस्था व्याप्त है। महत्वहीन लेखक समाज में व्याप्त मूल्यहीन मान्यताओं और अनैतिक जीवन को लिपिबद्ध कर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि एक सच्चे साहित्यकार की मानता है कि जो प्रत्यक्ष है वही यथार्थ और सत्य नहीं है। क्वेश्चन। साहित्य में जीवन मूल्य की अवधारणा और प्रस्तुति का स्पष्टीकरण। साहित्य में जीवन मूल्य की अवधारणा और प्रस्तुति का स्पष्टीकरण। जीवन मूल्य व्यक्ति में सन्निहित गुणों की अभिव्यक्ति करता है। सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता एवं जियो और जीने दो का उद्घोष जीवन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। एक साहित्यकार इनमें मर्म का भरपूर चित्रण तो कर सकता है, किंतु साथ ही साथ पक्षधरता भी कर सकता है, किंतु यह कहा जाए कि वह सामाजिक पटल पर प्रत्येक को जागृत कर सके तो संभव नहीं। ऐसा महान कार्य तो महापुरुष के ही बस की बात है, जो अपने नैतिक बल और साहस के माध्यम से समाज को एक दिशा दे सकता है, जीने का मर्म बता सकता है। एक सच्चा साहित्यकार तो सत्य की गहरी पहचान करता है, साथ ही साथ वह मानव निहित प्रसुप्त
प्रसुप्त तंत्रियों को झंकृत कर नव चेतना का संचार करता है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। जो रेखांकित पंक्ति है, पहली, सच्चा साहित्यकार समय के सत्य की गहरी पहचान करता है। मानव जीवन के प्रति गहरी आस्था उसके सर्जकीय जीवन का आधार है। तो पहला है, साहित्यकार देश काल की वृत्तियों को अपनी लेखनी की धारा से जोड़ता है। वह समाज के लिए जीता है और उसका पूरा प्रयास समाज को एक नई दिशा देना होता है। सत्य को उद्घाटित कर वह समाज को नई धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। दूसरा है, मानव जीवन के प्रति गहरी आस्था उसके सर्जकीय जीवन का आधार है। इसके स्पष्टीकरण है, व्याख्या है, मानव जो अपनी मानवता खो बैठा है और वह यह भूल जाता है कि उसके अपने पहचान का मूल उद्देश्य क्या है, जिसका वह पहचान करवाता है। फिर तीसरा है, वह मनुष्य की खोई हुई मनुष्यता का गहरी तलाश और वापसी का आकांक्षा करता है। कतिपय साहित्यकार सामाजिक विद्रुपताओं का चित्रण कर अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं, जो कि सर्वदा अनुचित है। निश्चय ही समाज को एक नई दिशा देना साहित्यकार का दायित्व होता है। चौथा है, घटिया लेखक यथार्थ के आवेश में समाज के ऊपरी स्तर पर फैली मूल्यहीन मान्यताओं और नैतिक पतन से भरी हुई जिंदगी का चित्रण करके समझता है कि उसने जग जीत लिया है। पर अच्छे साहित्यकार यह मानते हैं कि जो आंखों से दिखाई पड़ता है वही सच्चा, यथार्थ और अंतिम सत्य है। प्रायः प्रत्यक्ष को ही लोग सत्य समझ लेते हैं और उसी को यथार्थ मान लेते हैं, जबकि प्रत्यक्ष दिखने वाला यह जरूरी नहीं कि सत्य ही हो। सत्य तो गहरा होता है, जो हिमालय की तरह धवल होता है। दूसरा पैसेज है, आदिवासी किसान शब्द से आप बेशक चौंक सकते हैं। पारंपरिक और मैदानी कृषि के सूत्रों के रूप में हमने केवल उन्हीं को किसान माना है जिन्होंने केवल नकदी फसलें पैदा की। उन्हीं की खेती की हदबंदी की गई। कृषि में स्वामी भाव का उदय हुआ और जमीन और प्राकृतिक संसाधन विभिन्न स्वामियों में बंट गए। आदिवासी और किसान परस्पर दो विरोधी भाव इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि जल, जंगल और जमीन की अवधारणा को हमने सदैव सीमित उत्पादन बोध, विशेष उत्पादन बोध, रहस्यमयता से संपृक्त जीवन शैली से जोड़कर देखा और समझा है। जहाँ मैदानी इलाकों के किसानों ने अपनी मृदा संपदा का बहुविधि अथवा असुनियोजित दोहन किया, वहीं आदिवासी कृषि सामुदायिक भावना से युक्त जीवन दात्री माँ के समान बनी रही। उन्होंने जल, जंगल और जमीन का संतुलित और आवश्यकता के अनुरूप उपयोग किया और उसकी समृद्धि और संरक्षण के प्रति भी सचेत रहे। साहचर्य का यह रूप जितना ही संयमित था उतना ही अनूठा। वे प्रकृति से इस तरह संबंध रहे कि एक दूसरे के बिना उनके जीवन की कल्पना ही असंभव थी। उनके जीवन की कल्पना ही असंभव थी। क, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ख, मैदानी किसान और आदिवासी किसान में क्या अंतर है, विचार कीजिए। ग, उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। क, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है मैदानी किसान बनाम आदिवासी किसान। मैदानी किसान बनाम आदिवासी किसान। ख, मैदानी किसान और आदिवासी किसान में क्या अंतर है, विचार कीजिए। आंसर है, जहाँ तक मैदानी किसानों का प्रश्न है, गांव में रहने वाले ये किसान कठिन परिश्रम के द्वारा अन्न उपजाकर लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। उनकी इस कृषि प्रवृत्ति के कारण कृषि क्षेत्र में स्वाभिमान का उदय हुआ। मैदानी किसानों ने अपनी मृदा संपदा का विभिन्न प्रकार से सुनियोजित दोहन किया, जिससे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि आदिवासी किसान प्रकृति से इस तरह समृद्ध रहे कि उन्होंने जल, जंगल और जमीन का संतुलित और आवश्यकता अनुसार उपयोग किया और उसकी समृद्धि और संरक्षण के प्रति भी सचेत रहे तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा। संक्षेपण, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर किसान केवल उन्हीं को
उन्हीं को माना गया है जिन्होंने नकदी फसलें पैदा की हैं। मैदानी किसानों ने थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यधिक और अनुचित तरह से किया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। आदिवासी किसानों की सामुदायिक भावनायुक्त रहस्यपूर्ण ढंग की जीवन शैली रही है। वे जल, जंगल और जमीन का संतुलित और आवश्यकता अनुसार उपभोग के साथ साथ उसकी समृद्धि और संरक्षण के प्रति भी सचेत रहे। निश्चय ही वे एक दूसरे के पूरक रहे। तीसरा क सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस आशय से एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उन्हें अपने विश्वविद्यालय में समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा जाए। क संख्या, पत्र संख्या 7/20/12, प्रेषक, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सेवा में, समस्त कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय। विषय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के संदर्भ में। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अपने विश्वविद्यालय में खाली पड़ी समस्त रिक्तियों के कारण शिक्षण कार्य से लेकर प्रशासनिक कार्य तक प्रभावित हो रहे हैं। रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करें। प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित। समस्त कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय। भवदीय सचिव, अबस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। परिपत्र क्या है? परिपत्र का एक उदाहरण दीजिए। ख ऐसा कोई आदेश, सूचना या सुझाव जो बहुत से व्यक्तियों या अधिकारियों या विभागों को देना या उनसे मांगना होता है। ऐसी स्थिति में उसका उपयोग पत्र, प्रतिलिपि या ज्ञापन के रूप में आवश्यकता अनुरूप किया जाता है। परिपत्र का उद्देश्य किसी भी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अनुभागों को विभागीय सूचना या आदेश प्रेषित करना है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी उन सभी विभागों या कार्यालयों को करानी होती है जो संबंधित विषय से संबंध रखते हों। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के मामले में मान लीजिए कि शासन द्वारा कोई महत्वपूर्ण नीति विषयक जानकारी सभी को हो जाए। ऐसे में एक परिपत्र जारी करके सभी संबंधित व्यक्तियों को जानकारी कराई जाएगी। परिपत्र का उदाहरण संख्या 15/25/04/2, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, प्रेषक, श्री विजय प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पूर्णविराम, सेवा में, समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, पूर्णविराम, लखनऊ, दिनांक 10 मई 2016। राज्य सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नियुक्ति ख विभाग के उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2264/A68/2016 दिनांक 30 सितंबर 2016 के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया था कि प्रशासन में कुशलता बनाए रखने के लिए योग्यता का जो न्यूनतम मापक तैयार किया जाए वह सभी उम्मीदवारों के लिए समान होना चाहिए। संप्रति यह प्रश्न विचारार्थ आया कि क्या प्रवोक्त आदेशों में दी गई सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुरूप है या नहीं। यह अनुभव किया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुरूप नहीं हैं। अतः एवं शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में सीधी भर्ती के मामले में चाहे वह परीक्षा द्वारा हो या अन्यथा, यदि आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंड के आधार पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार काफ़ी संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों को चुना जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न पाए जाएं। भवदीय, हस्ताक्षर विजय प्रकाश, मुख्य सचिव, संख्या 15/25/4/21 दिनांक,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सचिवालय के समस्त विभाग। दूसरा, श्री राज्यपाल के सचिव। तीसरा, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। चौथा, मुख्य कार्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। पांचवा, समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश। आज्ञा से हस्ताक्षर रविंद्र जैन, आयुक्त एवं सचिव। भयंकर सर 2015 का पहला पैसेज। उद्देश्य प्राप्ति में यह परम आवश्यक है कि आप अपने शारीरिक एवं मानसिक बल को अधिकतम प्रयोग में लाएं। पाराश्रित बैठने वाले कभी भी सफल नहीं होते। आजकल के नवयुवक सदा दूसरों का मुंह निहारा करते हैं या समय और भाग्य को कोसा करते हैं। उचित अवसर की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती है। उचित अवसर की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती है। फिर अपने विवेक, संयम और परिश्रम से दृढ़ संकल्प हो आगे बढ़ें तो उद्देश्य स्वयं ही आपकी ओर बढ़ेगा। कतिपय लोग तो सदा ही समाज और समय से रुष्ट रहते हैं। वे परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की आड़ में अपने प्रमाद को ओढ़े रहते हैं। छात्रावस्था में व्यावहारिकता का अभाव प्राय देखा जाता है। ऐसे में अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने में ही सफलता प्राप्त होती है। क, उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ख, उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करना अपेक्षित है, उपयुक्त उद्धरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर। क, जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निज पुरुषार्थ की महती आवश्यकता होती है। जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निज पुरुषार्थ की महती आवश्यकता होती है। पराश्रित होना कायरता का प्रतीक है। समुचित अवसर की खोज के लिए 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि वे है विवेक, संयम और परिश्रम। पुरुषार्थ कदापि समय और भाग्य की दुहाई नहीं देता। जीवन में प्रतिकूल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तटस्थ होकर डटकर खड़े होने की आवश्यकता है। यही नहीं, अनुभवजन्य बातों का चिंतन भी हमें सफलता के द्वार तक सहज ही पहुंचा सकता है। कहा भी गया है कि कदम चूम लेगी खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। ख, उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये हो गया। ग, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो पहली रेखांकित पंक्ति है, उद्देश्य प्राप्ति में यह परम आवश्यक है कि आप अपने शारीरिक एवं मानसिक बल को अधिकतम प्रयोग में लाएं। व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बिना किसी का अवलंब लिए अपनी शारीरिक एवं मानसिक बल का प्रयोग करना चाहिए। देव आलसी पुकारा निश्चय ही निज पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा रेखांकित है, आजकल के नवयुवक सदा दूसरों का मुंह निहारा करते हैं और समय और भाग्य को कोसा करते हैं। प्रायः नवयुवकों द्वारा ऐसा कहते हुए पाया जाता है कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया अथवा हमारे भाग्य का ही दोष है। निश्चय ही यह दोनों बातें निषेधात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करती हैं जो हमारी उदासीनता के साथ ही साथ कायरता के घोतक हैं। तीसरा रेखांकित वर्ड है, कतिपय लोग तो सदा ही समाज और समय से रुष्ट रहते हैं। वे परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की आड़ में अपने प्रमाद को ओढ़े रहते हैं। अपनों ने हमारा साथ ही नहीं दिया, अन्यथा हमारी सफलता संभाव्य थी। ऐसा कहकर जो समय पर दोषारोपण करते हैं सर्वथा अनुचित है। यही नहीं, वे समय को भी कोसा करते हैं। इसके पीछे उनका तर्क यह होता है कि अभी समय ही नहीं आया, अन्यथा हम अवश्य ही सफल हो गए होते। इन सब तर्कों का अवलंब लेकर आलसी बनकर कतिपय लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। यह उचित नहीं है। चौथा रेखांकित वर्ड है, ऐसे में अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने में ही सफलता प्राप्त होती है। हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत व्यक्तित्व का उदाहरण लेना चाहिए कि अमुक्त व्यक्ति कितनी विपरीत परिस्थितियों को झेलता हुआ फिर भी
हार न मानकर मुस्कुराता हुआ अपने गंतव्य की ओर सतत गतिमान रहा। ऐसे उदाहरण व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं। निश्चय ही इतिहास के पत्रों में ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। पैसेज नंबर 2। प्रबुद्ध मानव और अन्य प्राणियों में सबसे बड़ा अंतर है प्रबुद्ध मानव और अन्य प्राणियों में सबसे बड़ा अंतर है मानव की वह क्षमता जिससे उसने भाषा का विकास किया है। भाषा की आवश्यकता इस बात से स्पष्ट होती है कि बिना उसके मानव का कोई भी काम सरलता से संभव नहीं है। इस भाषा को वह अनेक तरह से आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाता है। इसलिए जब हम बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा सामान्य भाषा कहलाती है। जब हम उसका प्रयोग कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखने के लिए करते हैं तो उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। जब हम वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों के बारे में जानने के लिए भाषा को माध्यम बनाते हैं तब उस भाषा को वैज्ञानिक या तकनीकी भाषा कहते हैं। क उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ख सामान्य भाषा और वैज्ञानिक तकनीकी भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ग उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। क गद्यांश का शीर्षक भाषा का महत्व। ख भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। किसी भी काम को सरलता से संपादित करने में भाषा की महती भूमिका होती है। बातचीत के धरातल पर जिस भाषा का सहजता से प्रयोग होता है उसे सामान्य भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों के संदर्भ में किया जाता है वह तकनीकी या वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। जैसे कंप्यूटर की अपनी भाषा इनपुट, रोम, रैम, सीपीयू आदि, इसी प्रकार विज्ञान की भी अपनी भाषा होती है। ग अन्य प्राणियों की तुलना में प्रबुद्ध मानव ने परस्पर जीवन यापन हेतु एक सामान्य भाषा का प्रयोग किया। इसके माध्यम से उसने सहज जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार सहज बोलचाल के बीच भाषा का वह प्रवाह सामान्य भाषा कहलाती है। वहीं पर जब हम उसका प्रयोग साहित्यिक विधाओं के लिए करते हैं तो वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा जीवन की दिशा एवं दशा निर्देशित करती है। पुनश्च जब हम वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के बारे में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा वैज्ञानिक अथवा तकनीकी भाषा कहलाती है। इन भाषाओं की अपनी पृथक शब्दावली होती है जो सामान्यतः भाषा से अलग होती है। 3 क परिपत्र की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए और उसका एक उदाहरण भी दीजिए। परिभाषा: ऐसे पत्रों का प्रयोग जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी उन सभी विभागों या कार्यालयों को करानी होती है जो संबंधित विषय से संबंध रखते हैं तो परिपत्र कहलाते हैं। परिपत्र की विशेषताएं निम्न हैं। ऐसा कोई आदेश, सूचना या सुझाव जो बहुत से व्यक्तियों या अधिकारियों या विभागों को देनी या उनसे मांगनी होती है। ऐसी स्थिति में इसका उपयोग पत्र, प्रतिलिपि या ज्ञापन के रूप में आवश्यकता अनुरूप किया जाता है। परिपत्र का उद्देश्य किसी भी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अनुभागों को विभागीय सूचना या आदेश प्रेषित करना होता है। परिपत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी उन सभी विभागों या कार्यालयों को करानी होती है जो संबंधित विषयों से संबंध रखते हों। परिपत्र का नमूना: पत्र संख्या 15/25/05/2 राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, प्रेषक, श्री प्रेम स्वरूप, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पूर्णविराम, सेवा में, समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, पूर्णविराम, लखनऊ, दिनांक 10 मई 2015। विषय: राज्य सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नियुक्ति संख्या के उपरोक्त विषयक शासनादेश 3672/A67/2014 दिनांक 30 सितंबर 2015 के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया था कि प्रशासन में कुशलता बनाए रखने के लिए योग्यता का जो न्यूनतम मापक नियत किया जाए वह सभी उम्मीदवारों के लिए समान होना चाहिए। हाल ही में यह प्रश्न विचारार्थ आया कि क्या पूर्वोत्तर आदेशों में दी गई सुविधा भारत सरकार द्वारा
दी गई सुविधाओं के अनुरूप है या नहीं। यह अनुभव किया गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुरूप नहीं है। अतः एवं शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में सीधी भर्ती के मामले में, चाहे वह परीक्षा द्वारा हो या अन्यथा, यदि आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंड के आधार पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार आवश्यक संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों को चुना जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न पाए जाएं। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि श्रेणी 3 व 4 के अप्रावाचिक और अप्राविधिक और अर्धप्राविधिक सेवाओं पदों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितने रिक्त पद आरक्षित हों, उन पर नियुक्ति के लिए इन जातियों के अभ्यर्थी मापदंड शिथिल करने के उपरांत भी उपलब्ध न हो, तो उसमें से ऐसे सर्वोत्तम अभ्यर्थी का चयन करें जिनमें भर्ती के नोटिस व विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है। इन विद्यार्थियों को उस न्यूनतम मानक स्टैंडर्ड तक लाने के लिए जो इन पदों के लिए तथा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उनके अपने ही कार्यालय में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति बाद परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। परिवीक्षा संबंधी नियम आदेश उन पर लागू होंगे। भवदीय हस्ताक्षर प्रेम स्वरूप मुख्य सचिव संख्या 15-25-04 15/25/043 राखी दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सचिवालय के समस्त विभाग। दूसरा, श्री राज्यपाल के सचिव। तीसरा, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। चौथा, मुख्य कार्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। पांचवा, समस्त जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश। आज्ञा से हस्ताक्षर रविंद्र जैन आयुक्त एवं सचिव। ख, अधिसूचना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए और उसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। अधिसूचना का एक स्वरूप स्पष्ट कीजिए और उसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, चाहे वे भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालय हों या विभिन्न राज्यों की सरकारों के नियंत्रण के अधीन आने वाले कार्यालय हों, सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति तैनाती, प्रोन्नति, उसके स्थानांतरण, उनकी मौलिक नियुक्ति या स्थायीकरण आदि से संबंधित आदेश समय समय पर आवश्यकतानुसार जारी करने पड़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों का अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है। सेवा काल पूरा होने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त करने का भी आदेश जारी किया जाता है। मोटे तौर पर नीचे इन सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, प्रदेश की राज्य सेवाएं, अधीनस्थ सेवाएं आदि। ऊपर श्रेणी ग के अंतर्गत अधिकांश तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के ही कर्मचारी आते हैं। इनमें कुछ उच्च वर्गीय पद ऐसे भी आते हैं जो श्रेणी व 1 या 2 के राजपत्रित पद नहीं होते। ऐसे अधीनस्थ पदों को धारित करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी तैनाती, प्रोन्नति, उनके स्थानांतरण, उनकी मौलिक नियुक्ति या स्थानीयकरण अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले आदेशों को कार्यालय आदेशों के द्वारा जारी किया जाता है और ऐसे आदेशों की प्रतियां कार्यालय के विभिन्न संबंधित अनुभागों को या संबंधित सहायकों को एवं संबंधित अधिकारियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश को या संबंधित ट्रेजरी ऑफिस के पास भी उक्त कार्यालय आदेश की प्रतियां भेज देते हैं। किंतु क, अखिल भारतीय सेवाओं, ख, प्रदेश की राज्य सेवाओं, ग, अधीनस्थ सेवाओं अथवा विभिन्न श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में इन्हीं उपयुक्त विषयों से संबंधित जब कोई आदेश निकाला जाता है, तो उक्त आदेश किसी कार्यालय आदेश के रूप में न होकर एक अधिसूचना का रूप में निकाला जाता है। इन्हें हिंदी में अधिसूचना और अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। अधिसूचना का नमूना। उत्तर प्रदेश शासन न्याय विभाग, कल्याण निधि अनुभाग 7, संख्या 723/7, न्याय 7/35/2014, लखनऊ, दिनांक 7 सितंबर 2015। अधिसूचना नियुक्ति। डॉक्टर रमेश शर्मा, तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उत्तर प्रदेश कानून सहायता एवं
परामर्श बोर्ड लखनऊ में उप सचिव द्वितीय के पूर्णकालिक पद पर नियुक्त किया जाता है। आज्ञा से, रमेश प्रसाद, हस्ताक्षर रमेश प्रसाद, प्रमुख सचिव। संख्या 723/1/7, न्याय 7/35/2014, तद दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधित अधिकारी। दूसरा, सचिव उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड लखनऊ। तीसरा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। चौथा, ट्रेजरी ऑफिस लखनऊ। डायरेक्टर उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद को उपयुक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कि वे इसे उत्तर प्रदेश गजट के अगले अंक के भाग 1 में तुरंत प्रकाशित कर दें। अधिसूचना के उर्दू अनुवाद की प्रति भी संलग्न है। आज्ञा से, हस्ताक्षर रमेश प्रसाद, प्रमुख सचिव। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। आग उगलना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। रंजीत किसी बात को लेकर अपने मित्र पर इस तरह नाराज हुआ मानो आग उगलने लगा हो। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। वह सदैव मेरे विरुद्ध सोचता रहता है। भला इस स्थिति में उसका मेरे साथ कैसा संभव है। वह तो सदैव मेरे विरुद्ध उल्टी माला फेरता है। नाक रगड़ना, बहुत विनती करना या गिड़गिड़ाना। निज स्वार्थ साधना हेतु कभी कभी ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है जिनकी कभी कल्पना नहीं की जाती। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। विद्यालय में दाखिले के बाद संदीप को बुरे छात्रों के साथ घूमने की ऐसी हवा लग गई है कि वह पढ़ाई में 0 हो गया। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष। रीता देखने में जितनी बदसूरत है, अंदर से उतनी कुटिल भी। यहाँ पर यह कहावत ठीक है कि चरितार्थ होती है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। मुँह लगाना, विशेष स्तर से विपरीत संपर्क में रखना। तुम उसे मुँह क्या लगाए कि वह दिन भर चढ़ा रहता है। जैसा देश वैसा भेष, समय के अनुरूप कार्य करना। डॉक्टर शिवम इसलिए सफल हैं कि उन्होंने समय की नब्ज को पहचाना और तदनुरूप अपने को ढाल लिया। यहाँ पर यह सत्यार्थ लगता है। हजामत बनाना, खूब पीटना। मेरी सहने की शक्ति जब समाप्त हो गई तो मैंने उसकी खूब हजामत बनाई। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों का एक समान होना। वाक्य प्रयोग। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की वैसी ही स्थिति है जैसे नागनाथ और सांपनाथ। यह मुँह और मूसर की दाल। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में करने की बात ठीक वैसी ही लगती है जैसे यह मुँह और मूसर की दाल। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में करने की बात ठीक वैसे ही लगती है जैसे यह मुँह और मूसर की दाल।